गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में अपन जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, तो उसी मेंडेलियन जेनेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज जो अपन देखेंगे कि मेंडल ने जो है पी प्लांट पर किस तरह से वर्क किया है और उसके क्या क्या अपन को रिजल्ट मिले। क्लियर। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है अगर कोई एक कैरेक्टर है, अगर कोई एक कैरेक्टर है या जो एक जीन है, तो वो एक जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफर होती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और एक जीन की इनहेरिटेंस को समझने के लिए मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या किया, अडॉप्ट किया। एक जीन की इनहेरिटेंस को समझने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या किया, अडॉप्ट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? यदि आप ये समझते हैं कि एक जो जीन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होगा, तो उस एक जीन के ट्रांसफर को समझने के लिए मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या किया, अडॉप्ट किया। अब देखिए ध्यान से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसके अंतर्गत अपन जो है सिर्फ एक जीन या एक कैरेक्टर को लेकर ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो एक जीन सेलेक्ट किया था वो था स्टेम हाइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कौन सा जीन सेलेक्ट किया, स्टेम हाइट। और अपन जानते हैं स्टेम हाइट के जो दो अलग-अलग एलेल है, इसमें से एक एलेल है टॉल और दूसरा एलेल कौन सा है, लॉन्ग। स्टेम हाइट का जो जीन है, इस जीन के दो अलग-अलग एलेल हैं, एक टॉल और दूसरा कौन सा है, लॉन्ग। टॉलनेस को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल टी से और जो डॉफनेस है इसको डिनोट करेंगे अपन स्मॉल टी से। और अपन 7 कैरेक्टर्स की टेबल पर पढ़ के आए, तो वहां पर अपन को ध्यान है जो टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है ये कैसा है, डोमिनेंट। और जो डॉफनेस वाला जो कैरेक्टर है ये कैसा है, रिसेसिव। ये कैसा है, रिसेसिव। क्लियर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब अगर अपन एक जीन की इनहेरिटेंस या एक जीन किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, उस एक जीन की इनहेरिटेंस को समझने के लिए अपन किसकी हेल्प लेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो एक जीन या एक कैरेक्टर की स्टडी मेंडल ने की थी उसका नाम क्या है, स्टेम हाइट। और इस जीन के दो एलेल हैं, एक टॉल और एक कौन सा है, डॉफ। जिसमें से टॉलनेस का जो एलेल है वो डोमिनेंट है और डॉफनेस का एलेल जो है वो क्या है, रिसेसिव है। अब मेंडल ने जो है इस तरह से वर्क किया और उसके क्या रिजल्ट मिले, इधर देखिए अपन। अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, मेंडल ने जो है इस क्रॉस में एक प्योर टॉल प्लांट क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया जिसका जो जीनोटाइप था वो किस तरह से था, इस तरह से। और इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है, 2 है। 2 है मतलब डिप्लॉइड स्टेट में। और इस प्योर प्लांट का जो क्रॉस है, प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस जो है मेंडल है प्योर डॉफ प्लांट के साथ करवाया। इसके साथ करवाया प्योर डॉफ प्लांट के साथ में। और इस प्योर डॉफ प्लांट का जो जीनोटाइप है किस तरह से लेंगे, इस तरह से। और इसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2 है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर किया स्टेम हाइट और फिर क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया। और इस प्योर टॉल प्लांट का जो क्रॉस है इसके साथ करवाया प्योर डॉफ प्लांट के साथ। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करना है तो क्रॉस करने से पहले इन दोनों के क्या बनाने पड़ेंगे, अपन को गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखते हैं
ये जो प्योर टॉल प्लांट है इसका एक ही गैमेट बनेगा जो कि है कैपिटल टी, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन में कौन सा होगा, मियोसिस। ये प्योर टॉल प्लांट है, इस प्योर टॉल प्लांट के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और इसी मियोसिस सेल डिवीजन से यहां पर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। और हम क्या जानते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन जो है ये कैसा होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। कैसा होगा, रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब है जब कभी भी मियोसिस होगा तो मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ। तो जब इस प्लांट से ये गैमेट बनेगा तो जो क्रोमोसोम 2n थे वो 2n से वापस क्या रह जाएंगे, n। 2n से क्या रह जाएंगे, n। यानी डिप्लॉइड स्टेट जो है हैप्लॉइड स्टेट के अंदर क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। उस तरह से अपन इसकी भी क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। यहां पर भी सेल डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस, और मियोसिस सेल डिवीजन से यहां से भी एक गैमेट बनेगा व्हिच इज स्मॉल t, और यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, हाफ। यानी जो गैमेट्स बनेंगे ये कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। क्लियर। अब क्या होगा, इन दोनों गैमेट के बीच में क्या कराएंगे अपन, फ्यूजन कराएंगे। तो इन दोनों गैमेट के बीच में फ्यूजन, या जिसको अपन कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। जब इन दोनों गैमेट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो ध्यान से देखना, यहां से क्या आएगा, कैपिटल टी, और यहां से क्या आएगा, स्मॉल टी। यहां से क्या आएगा, स्मॉल टी। क्लियर। अब देखो ये दोनों अपने पास में पेरेंट है, और पेरेंट के बाद जो जनरेशन आती है इस जनरेशन को अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। और इसमें जो F शब्द का मतलब है, F का मतलब है फीलियल। F का मतलब क्या है, फीलियल। क्लियर है यहां पर। तो जो पेरेंट भी इस तरह से प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट, और इन दोनों पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया तो अपन को कौन सी जनरेशन ऑब्टेन होगी, F1 जनरेशन। अब ध्यान से समझना, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले, देखो यहां पर अलग-अलग एलेल प्रेजेंट है। अलग-अलग एलेल प्रेजेंट होने के कारण जो F1 जनरेशन है वो कैसी होगी, हेटेरोजाइगस। और मेंडल ने क्या देखा, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो हेटेरोजाइगस होने के साथ-साथ सारे के सारे प्लांट उसको कैसे मिले, टॉल। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट है अपन को कैसे मिलेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। कैसे मिलेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। देखो अब ये पॉइंट अपन जो है यहां पर समझ लेते हैं, इसकी डिटेल में स्टडी मेंडल के लॉ पढ़ेंगे जब करेंगे। आप देखो ये प्लांट टॉल ही क्यों हुआ, डॉर्फ क्यों नहीं हुआ, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इस प्लांट के अंदर कैपिटल टी मतलब टॉलनेस, स्मॉल टी मतलब डॉर्फनेस। तो यानी इसमें टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों ही एलील क्या है, प्रेजेंट है। और जेनेटिक्स के लॉज क्या कहते हैं कि जब आपके पास में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों ही एलील प्रेजेंट हो उस कंडीशन में वही एलील एक्सप्रेस होगा जो कि कैसा होगा, डोमिनेंट। क्या कहा कि जब अपने पास कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन हो और उस हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों एलील साथ-साथ प्रेजेंट हो तो इस केस में वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो कि कैसा होगा, डोमिनेंट। यहां पर टॉल और डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल वाला। इसीलिए ये जो हेटेरोजाइगस प्लांट है ये कैसा होगा, टॉल होगा। क्लियर।
ये F1 जनरेशन मिली। अब अपन क्या करवाएंगे कि F1 जनरेशन के बाद अपन F2 जनरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो F2 जनरेशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट है, F1 जनरेशन के जो प्लांट है इनके बीच में क्या करवाएंगे, सेल्फिंग या फिर क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी F1 जनरेशन के जो प्लांट है, इन F1 जनरेशन के प्लांट के बीच में अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। और इसी सेल्फिंग से, सेल्फ पॉलिनेशन से अपन को क्या मिलेगी, F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी। तो ध्यान से समझें, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, हेटेरोजाइगस स्टॉल। और इसी प्लांट के बीच में अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। क्लियर? इस प्लांट को मैंने इस तरह से लिखा, F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए, और इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया। इसके साथ में बिल्कुल ऐसे ही प्लांट के साथ। क्लियर? तो इन दोनों प्लांट के बीच में जब अपन सेल्फिंग करवाएंगे तो अपन को कौन सी जनरेशन ऑब्टेन होगी, F2 जनरेशन। क्लियर है? तो अपन आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिले और कैसे क्रॉस करवाएंगे अपन। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। पहला जो प्लांट है वो है इस तरह से, और जो दूसरा प्लांट है वो है इस तरह से। अब इनके बीच में भी क्रॉस करवाने से पहले इनके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे अपन को। तो इस प्लांट का जो गैमेट है वो कितने बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल T और दूसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल t। यहां पर भी कितने गैमेट बनेंगे, दो, एक कैपिटल T और एक ऐसा बनाएंगे अपन स्मॉल t। तो इस तरह से अपन ने गैमेट्स बना दिए। अब इन गैमेट्स के बीच में अपन क्या करवाएंगे, फ्यूजन करवाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से अपन परलेट स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करते हैं। क्लियर? एक तरफ जो है पहले प्लांट की गैमेट लिखूंगा और दूसरी तरफ जो है दूसरे प्लांट की गैमेट। क्लियर है? अब एक एक करके इनके बीच में जो है अपन क्रॉस करवाएंगे। जब इस कैपिटल T को इसके साथ अपन क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट अपन को क्या मिलेगा, कैपिटल T और कैपिटल T। इसको जब इसके साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। और इसी तरह से इस प्लांट को इसके साथ करवाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। अब ध्यान रखें, आप लोगों के दिमाग में ये चीज भी आ रही होगी कि जब ये स्मॉल t और कैपिटल T के बीच में क्रॉस करवाया तो होना तो इस तरह से चाहिए था, लेकिन सर ने ऐसा नहीं लिखा है। सर ने किस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है। क्यों? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब आप क्रॉस करवाते हो तो दोनों में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दोनों में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको हमेशा क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। इसलिए अपन ऐसा लिखने की बजाय किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। क्लियर है? उसके बाद इस प्लांट का क्रॉस किसके साथ, सॉरी इस गैमेट का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ में। यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, स्मॉल t स्मॉल t। क्लियर? और ये जो जनरेशन ऑब्टेन होगी वो कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर जब अपन ने F1 जनरेशन के ही दो प्लांट के बीच में सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग करवाने पर F2 जनरेशन में जो है अपन को इस तरह से क्या मिले, रिजल्ट मिले। अब इधर देखते हैं ध्यान से कि जो F2 जनरेशन में जो है अपन को प्लांट मिले हैं कौन से, जो एक प्लांट मिला है वो इस तरह से, दो प्लांट अपन को किस तरह से मिले हैं, इस तरह से, और जो एक प्लांट अपन को किस तरह से मिला है, इस प्रकार से। तो टोटल जो है तीन तरह के प्लांट अपन को मिले हैं। पहला जो प्लांट है वो कैसा है, होमोजाइगस
टॉल, दो प्लांट आपको कैसे मिले हैं हेटेरोजाइगस टॉल, और जो एक प्लांट आपको मिला है वो किस तरह से है होमोजाइगस डॉट। किस तरह से प्लांट मिला है हमको होमोजाइगस डॉट। अब अगर इस F2 जनरेशन के आधार पर इसके अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अपन किस रेशियो की बात करेंगे फिनोटाइप रेशियो की। तो ध्यान से देखें कि अगर इसी का मैं फिनोटाइप रेशियो लिखूं, उससे पहले एक बात याद रखें कि जो फिनोटाइप या जो जीनोटाइप रेशियो है किसके ऊपर आधारित है बेस्ड ऑन F2 जनरेशन। ये जो सेकंड जनरेशन है इसके ऊपर ये दोनों ही रेशियो क्या है बेस्ड है। फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे, देखो बेटा फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है यह उसका क्या कहलाएगा फिनोटाइप कहलाएगा। जो फिनोटाइप रेशियो लिखेंगे इस जनरेशन का, फिनोटाइप मतलब सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की अपन बात करेंगे। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखने में ये प्लांट कैसा होगा टॉल होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा, तो ये प्लांट भी कैसा होगा टॉल। ध्यान रखना फिनोटाइप में कभी भी होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस की बात नहीं करेंगे। फिनोटाइप में सिर्फ अपन एक्सटर्नल अपीयरेंस की क्या करते हैं बात करते हैं। तो दिखने में ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो फिनोटाइपिकली तीन प्लांट कैसे हैं टॉल, और एक प्लांट आपको कैसा मिलेगा डॉट। उसका रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिनोटाइप रेशियो क्या है 3:1, जिसमें से तीन प्लांट आपको मिले हैं वो कैसे हैं टॉल, और एक प्लांट कैसा आपको मिला है डॉट। यानी मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तीन प्लांट टॉल मिलेंगे और एक प्लांट कैसा मिलेगा डॉट। यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो जो है वो कितना मिलेगा आपको 3:1। इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए अपन किस रेशियो की बात करेंगे जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे। अब ध्यान से देखना जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म अपने पास है उनके जो जीन्स किस तरह से प्रेजेंट है। जीन्स जो है जो एलेन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, वही उसका क्या कहलाएगा जीनोटाइप। तो अगर अपन जीनोटाइप रेशियो की बात करते हैं तो जो पहला प्लांट है अपने पास में कैसा मिलेगा होमोजाइगस टॉल। कैसा पहला प्लांट कैसा मिलेगा होमोजाइगस टॉल। तो यहाँ पर होमोजाइगस टॉल प्लांट केवल कितना मिलेगा अपन को एक मिलेगा। तो जीनोटाइप रेशियो में जो एक प्लांट है वो अपन को कैसा मिलेगा होमोजाइगस, और होमोजाइगस कैसा होगा टॉल होगा। उसके साथ ये जो दो प्लांट है अपन को कैसे मिलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। तो जो दो प्लांट है ये कैसे मिलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। इसके साथ साथ जो एक प्लांट है अपन को ये कैसा मिलेगा अपन को होमोजाइगस डॉट। एक प्लांट अपन को कैसा मिलेगा होमोजाइगस डॉट। क्लियर है यहां तक? तो अभी अपन ने क्या देखा कि एक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी कर रहे थे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में अपन ने क्या देखा जो एक जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफर होता है, और उसकी इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए जो है अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की क्या की है स्टडी की है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब अपन एक कैरेक्टर या एक जीन की इनहेरिटेंस को समझते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर मेंडल ने लिया था वो था प्लांट हाइट। कौन सा कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट, और फिर प्लांट हाइट का कैरेक्टर लेने के बाद उसने प्योर टॉल प्लांट के बीच में क्या करवाया क्रॉस करवाया। इस तरह से क्रॉस करवाने के तरह
कि उसे जो है F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, हेटेरोजाइगस टॉल। फिर इसी हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट के बीच में क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन से उसको कौन सी जनरेशन ऑब्टेन हुई, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन के अंदर कुल 3 तरह के प्लांट मिले, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉट। और उनकी जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप रेशियो है वो किस तरह से ऑब्टेन हुए उसको इस तरह से। आई होप आप सबको जो है चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आप सब इसे नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसी से रिलेटेड अपन लॉस की बात करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? तो अभी तक अपन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसके रिजल्ट को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन देखेंगे, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड मेंडल ने अपना एक लॉ दिया था जिसको बोलेंगे अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी अब अपन मेंडल्स के जो है अलग-अलग लॉज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा कि जितने भी कैरेक्टर्स है सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो यूनिट है उसको उसने क्या नाम दिया, फैक्टर्स। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। यानी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, फैक्टर करते हैं। बाद में उस फैक्टर वर्ड को जो है जीन वर्ड से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। आज हम जानते हैं कि सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, जीन करती है। लेकिन मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड यूज नहीं किया था। मेंडल ने वर्ड कौन सा यूज किया था, फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जितने भी कैरेक्टर्स है सभी कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करती है, फैक्टर। फिर आगे मेंडल ने क्या कहा कि जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर है सभी के सभी फैक्टर जो है पेयर के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी सारे के सारे फैक्टर या सारे के सारे जो जीन होंगे हमेशा पेयर के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना इस लॉ। तीसरे पॉइंट में मेंडल साहब ने क्या कहा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलेन या जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो एलेन या जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलेन एक्सप्रेस नहीं होगा उस एलेन को अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव। थर्ड पॉइंट क्या बोला, in a dissimilar और heterozygous condition, यानी dissimilar और heterozygous condition में जो कैरेक्टर या जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा उसको तो अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा उस कैरेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। इस एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्लियर? ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है आपने देखा है, ये जो प्लांट है वो दिखने में कैसे होंगे, टॉल होंगे। दिखने में कैसे होंगे, टॉल होंगे। हम क्या जानते हैं, इसके अंदर जो है कैपिटल टी जो है ये टॉलनेस का अलील है, और जो स्मॉल टी जो है ये डॉफनेस का क्या है, अलील। क्लियर? जो कैपिटल टी है इसके अंदर ये टॉलनेस का अलील है, जो स्मॉल टी जो है इसके अंदर किसका अलील है, डॉफनेस का। तो इस हेटेरोजाइगस
कंडीशन में टॉल और डॉफ दोनों ही अलील क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। यानी इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉलनेस का कैरेक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। इसीलिए इस टॉलनेस के कैरेक्टर को अपन क्या बोल देंगे, डोमिनेंट। क्या बोल देंगे, डोमिनेंट। और जो डॉफनेस का कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए इस डॉफनेस के कैरेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव। इसलिए इस डॉफनेस के कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, रिसेसिव। फटाफट इस पॉइंट को वापस रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहा मेंडल साहब ने कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उस कैरेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और इस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा उस कैरेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, रिसेसिव कैरेक्टर। और ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्या है, बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। क्लियर। अब अपन बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी ये वाला जो नियम है ये कब जो है अप्लाई होगा, तो ध्यान से समझना। ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ अप्लाई होने के लिए दो कंडीशन, यानी ये दो कंडीशन फॉलो होगी तभी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करेगा, काम करेगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो ये लॉ कभी भी काम नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई भी क्रॉस करवाते हो और उस क्रॉस में जो दो पेरेंट लेते हो तो उन दोनों में से किसी एक पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। यानी वन पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जो भी आपके दो पेरेंट्स हैं उन दोनों पेरेंट्स में से एक कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में आना क्या है, जरूरी है। तभी ये नियम क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मैंने मान लिया था अपने क्रॉस, ये टॉल है और ये डॉफ है, ये दोनों पेरेंट लिए थे और इन दोनों पेरेंट से जो जनरेशन आई थी वो किस तरह से थी, इस तरह से। और ये प्लांट के लोग को कैसे मिले थे, टॉल। यानी पेरेंट क्या थे, टॉल और डॉफ। F1 जनरेशन के प्लांट कैसे मिले, टॉल। यानी ये वाले पेरेंट का कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस लगने का पहली कंडीशन क्या है, ये लॉ तभी काम करेगा जब दोनों में से कोई एक पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ये लॉ तभी काम करेगा जब जो F2 जनरेशन है उस F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 3:1। कितना होना चाहिए, 3:1। यानी फिनोटाइप रेशियो अगर F2 जनरेशन का 3:1 होगा तभी ये नियम क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर, दो कंडीशन क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर दो छोटी-छोटी डेफिनेशन देखेंगे, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अब ध्यान से देखें, डोमिनेंट एलील क्या है, ऐसा एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा हो, एक्सप्रेस हो रहा हो, उस एलील को तो अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव। उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव। इसे देख सकते हैं अपन कि अब ये वाला जो प्लांट है टॉल होगा, ये प्लांट भी कैसा होगा, टॉल होगा। ये वाला प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ होगा। देखो ये दोनों प्लांट कैसे हैं, टॉल। और ये वाला जो प्लांट है वो कैसा है, डॉर्फ। देखो अपन जानते हैं टॉलनेस का कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट। तो टॉलनेस का कैरेक्टर जो है होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी।
लेकिन रुडोल्फनेस का जो कैरेक्टर है यानी जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ किस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? डोमिनेंट एलील क्या है? ऐसा एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में जो एक्सप्रेस हो उसको अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। और जो सिर्फ होमोजाइगस या प्योर कंडीशन में एक्सप्रेस हो वो हमेशा क्या कहलाएगा? रिसेसिव एलील कहलाएगा। क्लियर? अब उसके बाद इस कड़ी में अगला देखते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो डोमिनेंट ट्रेट है उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है। डोमिनेंट कैरेक्टर का सबसे पहला फीचर क्या देखेंगे कि वह कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में क्या होगा? एक्सप्रेस होगा, वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। यानी जो दो पेरेंट आपने लिए हैं उन दोनों पेरेंट में से जिस पेरेंट का कैरेक्टर भी F1 जनरेशन में क्या होगा? एक्सप्रेस होगा, उसी ट्रेट को अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। उसी ट्रेट को अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। अभी देखा था अगर अपन प्योर डॉग और प्योर डॉग दोनों प्लांट का क्रॉस करवाते हैं जो F1 जनरेशन जो थी इसमें सभी के सभी प्लांट कैसे मिले थे? टॉल मिले थे। यानी जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और दूसरा पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किया कि ऐसा कैरेक्टर जो कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में क्या हो? एक्सप्रेस हो, वह कैरेक्टर भी क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। तीसरा कि ऐसा कैरेक्टर जो हायर फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा? एक्सप्रेस होगा, वह कैरेक्टर भी क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। जैसे अगर अपन ने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या मिला था? 3:1। इसमें से 3 प्लांट कैसे मिले थे? टॉल। और एक प्लांट अपन को कैसा मिला था? डॉग। तो अगर अपन फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे उस टॉल जो कैरेक्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा है। यही लिखा है कि वह कैरेक्टर जो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा नंबर में क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे, वही कैरेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत किसी को? इस लेक्चर में जो है अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, उसके बाद उस लॉ की क्या-क्या कंडीशन है, कंडीशन देखने के बाद अपन ने देखा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके क्या-क्या फीचर्स। समझ में आया सबको? अगर समझ में नहीं आए तो जहां पर आपको समझ में नहीं आए वीडियो को वहां पे पॉज करें, थोड़ा सा बैक जाकर उसको वापस से देखें ताकि आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है वो अच्छे से क्या हो जाएगा? आपको क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब अगले लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले एक बिंदु ध्यान रखें कि अगले लेक्चर में अपन इस ब्लॉक के क्या देखेंगे? एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन मतलब अपन ऐसे फिनोमेना की बात करेंगे जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि इस लॉ को फॉलो जो है वो फिनोमेना करते हैं या फिर नहीं करते हैं? एक बात बुद्धि में रखना हमेशा, ये दो कंडीशन हमेशा आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगर किसी फिनोमेना में ये दोनों कंडीशन क्या करेगी? काम करेगी, तब तो ये लॉ क्या करेगा? वहां पर अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं होगी तो ये लॉ कभी भी काम नहीं करेगा। तो जब अपन इसके एक्सेप्शन की बात करेंगे तो इस लॉ के एक्सेप्शन पढ़ने के दौरान इन दोनों पॉइंट को जो है आपको अच्छे से काम करना है, अपनी बुद्धि में रखना है। क्लियर? यहां तक आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलो, अरे हाँ, आपने जो है टीम सीपी जोधपुर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं? अगर नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस करें ताकि जो आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपको मिलते रहेंगे
और इस लॉकडाउन के अंदर जो है आप अपनी पढ़ाई को, स्टडीज को जो है सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन जो है अगले लेक्चर की तरफ